सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्वाइस। अब हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। इसलिए मुझे एक फ्रेश लेक्चर बनाना था आप लोगों के लिए कि हरिनक डायनेस्टी जो है, यहाँ पर हरिनक डायनेस्टी और इसकी जो नींव रखी बिम्बिसार ने। अब हम हरिनक डायनेस्टी के थ्रू मगध की सुप्रीमेसी को जानेंगे एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद अमंग्स द 16 महाजनपद। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपको एक पॉइंट समझाना था और वो ये था कि यहाँ पर अब आपको स्टोरी क्लियर है ना कि किस तरीके से एक प्रकार से पहले कुछ क्लैन होते हैं वैदिक लिटरेचर में, जैसे हम पढ़ रहे थे। कुछ क्लैन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एक जगह पर एक साथ रहते हैं। फिर धीरे धीरे कर कर आयरन जो है वो डेवलप होता है 6th सेंचुरी BC में, जिसकी वजह से आयरन इम्प्लीमेंट्स बनते हैं, जंगल क्लियर करे जाते हैं, राइट। जनपद महाजनपद का दौर शुरू होता है और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, जो एम्पायर है, जो डायनेस्टी है, बनते हैं ना। अब मैं आपको अगर इसकी एक रूट को ट्रेस करवाऊं तो वो क्या होगा। देखो, इतनी बात याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट बात, कि ये है एक क्लैन। क्लैन के बाद क्या बनना शुरू हुए, जनपद, फिर महाजनपद, महाजनपद जो है ये क्या फॉलो करते थे, डायनेस्टिक सक्सेशन का रूल फॉलो होता था यहाँ पर, कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था। अब हाँ, नहीं मतलब वैसे जनरली तो यही होता था। हर एक ओलिगार्की भी नहीं था और हर कोई किंगडम भी नहीं था, ये भी बात क्लियर है आपको। मैं बताने चाह रहा हूँ कि ये जो क्लैन से होते 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 इसका जो एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट पता है क्या था? वो था एम्पायर। ये बताना चाह रहा हूँ। एम्पायर के अंदर एक किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, n नंबर ऑफ किंगडम समा जाते हैं। एम्पायर काफ़ी बड़ी चीज़ होती है किंगडम से, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ऐसा पहला कौन सा एम्पायर बनेगा? मौर्यन एम्पायर, है ना। तो यानी कि अगर आप फिर से इस ऑर्डर को लिखना चाहो, क्लैन, जनपद, महाजनपद, और महाजनपद के बाद फिर क्या? एम्पायर। ठीक है, वो तो मैंने एक नेचर लिख दिया ना कि डायनेस्टिक सक्सेशन रूल होता था, उसके बाद बना एम्पायर। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये वाली कहानी आपको हेल्प करेगी चैप्टर नंबर 6 तक। क्यों? इसके बाद वैसे तो मौर्यन एम्पायर चैप्टर ही शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये बीच में गैप ले लेंगे। चैप्टर 5 में आपको एंशिएंट फिलॉसफी दे देंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म। उसके बाद उसमें कोई आपको वो युद्ध, कोई भी किसी पर्सन का नाम, वर्तमान महावीर, गौतम बुद्ध और उनकी फिलॉसफी के अलावा कुछ भी जिक्र नहीं होगा चैप्टर के अंदर। फिर वही चैप्टर, यही 4th चैप्टर कंटिन्यू होगा कि मौर्यन एम्पायर में चैप्टर नंबर 6 के नाम से, द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, कि इन सारे महाजनपद में से सबसे पावरफुल जो था वो था मगध, और उसमें से भी जो एम्पायर जिसने बनाया मगध रीजन के अंदर, वो किसने बनाया? मौर्यस ने। मगध के अंदर देखो पावरफुल ये सारी डायनेस्टीज तो आपको देखने को मिलेंगी, जो कि इस लेक्चर को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये बिम्बिसार, अजातशत्रु, ठीक है, उदयनभद्र, ठीक है, शिशुनाग, ये नंदास, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, धननंदा। लेकिन मौर्यंस की जो डायनेस्टी थी ये आगे चलकर बनाएंगे एम्पायर। बस यही जो कहानी है इसके बाद वाली, ये कंटिन्यू देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद डायरेक्टली जो लीप फॉरवर्ड देखने को मिलेगा आपको, वो चैप्टर नंबर 6 में देखने को मिलेगा। अभी हम चैप्टर नंबर 4 पर हैं।
फिफ्थ क्योंकि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की तरफ डेडिकेटेड है, और वो सही भी है क्योंकि जब ये बुद्धिज्म जैनिज्म की फिलॉसफी 6th सेंचुरी BC में आई थी, दो जो है महापुरुष पैदा हुए थे, तो उनके बारे में पहले वो आपको सिखा देता है। फिर बुद्धा की अगर फिलॉसफी को नहीं समझोगे तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि जब अशोक ने अपने जीवन का सेकेंड हाफ जो पार्ट बिताया, जिसमें अशोक जो था वो फिर अच्छे रास्तों पर आ गया और धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करने लगा, तो वो बुद्धा की टीचिंग्स को ही तो प्रोपोगेट कर रहा था, जबकि इसके जो दादाजी थे और जो पिताजी थे वो किसके साथ एसोसिएटेड थे, किसको ज़्यादा मानते थे? जैनिज्म को। जैनिज्म को, ये पाप मत करो ये बोल कर हिंदुज्म, ठीक है? जैनिज्म। हिंदुज्म के अंदर तो देखो ये लोग सारे ही लोग थे, क्षत्रिय तो थे ही, है ना, और एक तरीके से गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीरा भी तो हिंदुज्म का ही पार्ट थे, फोरफोल्ड वर्णा सिस्टम के अंदर ही तो बॉर्न हुए थे, और उन्होंने अपने मुंह से कभी भी नहीं बोला डेट वी आर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू रिलीजन। ये टर्म तो उन्होंने कभी यूज ही नहीं करा, है ना। तभी तो गौतम बुद्ध मना कर देते थे बार बार कि मेरी टीचिंग्स को कंपाइल अभी कर, मतलब मत लिखो, सिर्फ सुनो, जानो उसको, है ना। वो तो उनके फॉलोअर्स को रियलाइज हुआ था ना कि यार ये चीज़ें आने वाली जनरेशन को भी पता होनी चाहिए थी, पता होनी चाहिए, तब जाके उन्होंने फिर बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर उसको कंपाइल करवाना शुरू करा ना। और फंडिंग कौन देता था पूरी की पूरी ये सब करने के लिए? राजा, है ना। तो हम देखते हैं अब हरिनक डायनेस्टी को, मगध। तो मगध इस टाइम पर क्या है? एक प्रकार का महाजनपद, नहीं अभी सिर्फ महाजनपद है, ठीक है, अभी नहीं बना, अभी बनेगा आगे, मतलब मैं कहानी धीरे धीरे करके कर पाऊंगा तब बनेगा, ठीक है। फाउंडर कौन है? बिंबिसार के जो दादाजी हैं, ऐसा माना जाता है प्रोबेबली ही वॉज द फाउंडर। आपने वैसे क्या देखा था यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में? बिंबिसार, इसके पिताजी के द्वारा राज्याभिषेक कर दिया गया था 15 साल की उम्र में, यानी कि पिताजी से पहले गद्दी पे बैठे होंगे यहाँ पर, और पिताजी को गद्दी पर बैठाया होगा दादाजी ने। तो ऐसा मान लिया जाता है कि बिंबिसार के दादाजी ने मतलब नींव रखी थी इसकी, लेकिन उनके बारे में, उनके नाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हिस्टोरियंस को। तो एक्चुअल फाउंडेशन हम क्या मानते हैं? इट वॉज लेड बाय बिंबिसार, 544 to 492 BC। यहां पर देखा था ना आपने, 544 to 492 BC। और इसके रूल के बारे में क्या जाना था? कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा था। कितने साल तक रूल करा इसने? 52 ईयर्स तक। ये क्यों कर पाया? क्योंकि राजपोशी काफ़ी यंग एज में हो गई थी, है ना, 15 साल की उम्र में। और ये किसका कंटेम्प्रेरी था? बुद्धा का और महावीरा का। और बुद्धा महावीरा आपस में भी एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, कभी मिले थे वो एक दूसरे से? ये तो पता नहीं यार मुझे, ये राज उन्हीं के साथ चला गया, है ना। तो ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस मिले थे कभी हिटलर से? है ना। गांधी जी मिले थे? डिबेट है इस चीज पर, पता है, कभी सर्च करना कि डिड गांधी मेट हिटलर। डिबेट इस चीज़ पर, कई लोग कहते हैं नहीं, कई लोग कहते हैं हाँ एक मीटिंग हुई थी या जो भी थे, और उसकी फिलॉसफी से वाकिफ नहीं रखते थे गांधी जी, है ना, आइडियोलॉजी से, नाजिज्म बिल्कुल भी नहीं। कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा कौन? बिंबिसार। कैपिटल कहाँ पर थी? अच्छा, इनके खानदान का नाम क्या? डायनेस्टी समझ गए ना, ये खानदान है इनका। चलिए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायनेस्टी वर्ड में खानदान है। जैसे मगध एक महाजनपद है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जैसे मतलब मान लो कि आप अभी पंजाब में रह रहे हो, मान लो, ठीक है, और पंजाब जो है वो एक महाजनपद है उस टाइम का। तो अभी आपका परिवार चल रहा है, आप लोग सरनेम क्या यूज़ करते हो? कौरा। तो अगर मुझे यहाँ पर डायनेस्टी लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? कौरा डायनेस्टी। रीजन वही है, महाजनपद वही है, तो यानी कि अभी उस महाजनपद में किसका दबदबा चल रहा है? कौरास का। वो कौरा डायनेस्टी बनेगी, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पर दूसरा परिवार आएगा, वो किसका होगा? शिशुनाग का। फिर तीसरा परिवार नंदा का, और चौथा परिवार मौर्यस का। तो यानी कि चारों परिवारों में से एम्पायर कौन स्थापित कर पाएगा?
मगध में से मौर्यस, ठीक है। और ऑर्डर क्या है, मौर्य से पहले कौन, नंदा, नंदा से पहले कौन, शिशुनाग, शिशुनाग से पहले कौन, हरिण्यक। पता लग गया ऑर्डर। यानी कि मगध बीइंग अ महाजनपद सारे 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल था। मगध को भी एम्पायर बनाने के लिए 3 परिवारों से होकर गुजरना पड़ा, है ना। पावरफुल वो थे, इतने पावरफुल थे कि किसी और को तो इस रीजन में टिकने नहीं देंगे, वो भूल ही जाओ, है ना। लेकिन जो चौथा परिवार आएगा, कौन सा परिवार, फिर से देखो, हरियाणक के बाद कौन सा परिवार आ रहा है, फैमिली देखो, शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंदा, और नंदा के बाद मौर्यस। तो इन चारों परिवारों में से कौन से परिवार का सबसे ज्यादा बोलबाला, मौर्यस का। ये है कहानी पूरी की पूरी। और ये छोटी सी कहानी, मतलब जिसमें आपको याद होगा, इससे भी ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइजेशन तो तमिलनाडु में देखने को मिला था 6th क्लास के पार्ट 3 में, है ना। कितने अच्छे से उसने सारे फैट और वो सब कुछ बताया था। डू यू नो के बॉक्सेस बताए थे पर्पल पर्पल कलर के जो थे। तो आगे देखते हैं, कैपिटल राजगृह या फिर गिरिवराज। तो ये एरिया क्या है, ये राजगृह गिरिवराज, कौन सा स्टेट, कौन सा मानूं मैं इसको, वेरी गुड। और मगध को मैं कहां मानूं, ठीक है। अब ये काफी इंप्रेसिव सिटी थी, एंड ऑलमोस्ट इम्प्रेग्नेबल एज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। यानी कि इम्प्रेग्नेबल का मतलब ये होता है इसको इन्वेड करना इतना आसान नहीं था, ठीक है। द ओपनिंग्स इन विच वर क्लोज बाय स्टोन वॉल्स ऑन ऑल साइड्स। अच्छा, यही सेम तारीफ एक हमें मेडिवल इंडिया के अंदर एक दक्षिण में एम्पायर की भी देखने को मिलती है, कि जिसकी नेचुरल फोर्टिफिकेशन हो रखी थी। बताओ कौन है वो, कर्नाटका का विजयनगर एम्पायर। मेडिवल इंडिया तो बोलूंगा ना यार मैं इसको, एशियन इंडिया का पार्ट थोड़ी ना था यार, है ना। उसके पास भी ऐसे ही था ना कि वहाँ पर भी नेचुरल तरीके से जो पहाड़ हैं, जो पहाड़ों की चोटियाँ थी, वो घेर के बैठा हुआ था विजयनगर को। और 3 लेयर बनती थी उसकी, याद है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। यानी कि अगर कोई शत्रु अगर ऊपर चढ़ भी गया पहली चोटी पर, तो दूसरे नीचे लेयर तक आते आते वो तब तक मार दिया जाएगा उसको, और बीच में उसको पहुँचने नहीं दिया जाएगा। और इन्होंने एक अच्छी चीज़ क्या कर रखी थी, अपना खेती बाड़ी का पूरा सेटअप बीच में बना रखा था, है ना, ताकि कोई भी हमें इस चीज़ के ऊपर ना उकसा पाए कि वो हमारा खाने पीने का रास्ते को, इस सामान को ब्लॉक कर दे, है ना। तो हम जो है खेती बाड़ी को बिल्कुल अंदर वो रखेंगे, क्योंकि उस टाइम पर दुश्मनी कैसे होती थी, अगर दुश्मन को हराना है तो क्या करो, खेती बाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दो उस रीजन की, है ना। खाना पीना ही नहीं पहुंचेगा तो वैसे ही हार जाएगा कोई भी। अब याद है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि 3 युद्ध लड़े जा चुके हैं पानीपत में, लेकिन वाई पानीपत ओनली, वो पानीपत का इलाका क्यों, है ना। क्योंकि वहां पर वो बंजर जमीन थी, खाली जमीन थी, और वहां पर किसी को भी किसी प्रकार का डर नहीं है क्योंकि मैंने इसकी एनालिसिस आपको बताई थी, दोनों पार्टी में से एक पार्टी को तो जीतना ही है। अब जब जीतना है तो कल को कुछ साला बचे ही ना खेती बाड़ी करने के लिए, तो फायदा क्या जीतने का। आपके नाम श्रेया मैं पूरे के पूरे हिमालयस कर दूं, लेकिन ये कंडीशन रख दूं कि आप प्लेन रीजन में बताना, आप सारे हिमालयस आपके, माउंट एवरेस्ट आपका, सब कुछ आपका, क्या करोगे वहां पे, स्नो लेपर्ड के साथ घूमोगे या उसको मार के खाओगे। वेरी गुड, उनके वॉर एथिक्स से, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इस तरीके की थिंकिंग को जब तक आप खोलोगे नहीं ना, अब वहां पर देखो इसमें कोई श्रेया कितना भी कोई एक्सप्लेन कर ले, वो जब पूछ ही वो रहा है कि भाई पानीपत, तो आप तीनों बैटल चाहे पानीपत के एक्सप्लेन करते रहो 250 वर्ड्स में, या 3 पेज पूरे के पूरे लिख दो, आपको नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप मेन चीज एड्रेस ही नहीं कर रहे। वो पानीपत के युद्ध की एक्सप्लेनेशन मांग रहा है क्या, नहीं ना। अब जैसे वो उसने पूछा था मैकब्राइड कमीशन यूनेस्को का, तो आप यूनेस्को के बारे में लिखते रहो, चाहे ग्रंथ लिखते रहो पूरे का पूरा, आपको नंबर मिलेंगे क्या। वो मैकब्राइड कमीशन पूछ रहा है। तो अर्लियर दे हैड राइवलरी विद अवंतीस किंग प्रद्योत, याद है, बट लेटर बिकेम फ्रेंड्स, एंड बिंबिसार ने अपना एक रॉयल फिजिशियन डॉक्टर जो है जीवक उज्जैन भेजा था, एलोंग दक्षिण पथ टू अवंती, जब प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया था,
और जॉन्डिस को क्या कहते हैं हिंदी में? पीलिया, है ना? जब आपका लीवर बीमार होता है ना तब हो जाता है। ठीक है, अवंती के राजा प्रद्योत से पहले लड़ाई थी, बाद में अच्छे दोस्त बन गए थे। ठीक है, एक बार हम चलते हैं यहाँ पर अवंती की तरफ और मैं रिकॉल करवाता हूँ जरा आपको। अवंती, है ना? नर्दन अवंती उज्जैन, सदर्न अवंती महेशमती। ये जो बिंबिसार है इसने कहाँ भेजा अपना डॉक्टर? नर्दन कैपिटल में कि सदर्न कैपिटल में? नर्दन, नर्दन, नर्दन कैपिटल। उज्जैन ऊपर है ना? उज्जैन कहाँ पर है? एमपी ना? ठीक है, नॉर्थ में। राजा कौन? प्रद्योत, जो कि ससुर था उदयन का। और उदयन वाली कहानी याद है? वत्स की, है ना? उदयन प्रद्योत की लड़ाई चल रही थी और उसी बीच में जो उदयन है उसने प्रद्योत की बेटी जो थी वासुदत्त, उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया था और फिर शादी कर ली थी। तो ना चाहते हुए भी उसे अपना दामाद मानना पड़ा था उसको, उदयन को, है ना? ये कहानी है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बढ़ू आगे। ये भी सिर्फ बिंबिसार की तारीफ चल रही है। उसके बाद इसने अंग को कॉन्कर्ड करा, ईस्टर्न बिहार को, बाय डिफीटिंग इट्स रूरल ब्रह्मतत्व। ठीक है, अंग और उसकी जो कैपिटल थी चंपा, ये इनलैंड ट्रेड और मैरीटाइम ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उसने यहाँ पर इसको कंट्रोल करा, इसको डिफीट करा यहाँ के रूलर को। तो यानी कि ये क्या कर रहा है? अपने प्रॉफिट को एक्सपेंड करने के लिए एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी अपना रहा है, राइट? और याद है ना ये तीन चीज़ों के ऊपर क्या फोकस करता था? अगर आपसे कोई पूछे कि इसने कहाँ गया अंग, अंग को क्यों डिफीट करा, मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सी पॉलिसी इसका आपको ये वैलिडेट रीजन लग रही है इसका? मैट्रिमोनियल अलायंस, फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर, या फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वीक नेबर? वीक नेबर तभी तो हरा दिया ना। लेकिन इसके साथ प्रद्योत के साथ दोस्ती क्यों कर ली? इन तीनों में से क्या रीजन होगा? मैट्रिमोनियल अलायंस, फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर, या कॉन्क्वेस्ट ऑफ वीक नेबर? स्ट्रॉन्ग रूलर। अच्छा, स्ट्रॉन्ग मानता होगा तभी तो, वरना हरा नहीं देता उसे, बताना। ठीक है, इसी को तो कहते हैं युद्ध की नीति, साम दाम दंड भेद। अच्छा, ये कोई नई बात तो नहीं है वैसे भी। ये क्या ब्रिटिशर्स ने नहीं अपनाई? वॉर ट्रीटी, वॉर ट्रीटी, वॉर ट्रीटी करते थे ऐसा, है ना? खिसक जाना पीछे, जैसे एक पेड़ है, एक कुल्हाड़ी मारी आपने, कल फिर से मारी, नरसों फिर से मारी, एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ बस वो टच करने से गिर जाएगा, राइट? तो इन सारी चीज़ों में से श्रेया बहुत सारी चीज़ें पता लगाओ इसमें, और ऐसे करो कब्जा, इनसे हिंट लो। उसके बाद बिंबिसार स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस। यानी कि आपने क्या देखा? अवंती के राजा प्रद्योत के साथ कौन सी उसने आइडियोलॉजी अपनाई? फ्रेंडशिप। इसको अगर मैं ऐसे नाम दे देता हूँ 1, 2 और 3, तो सिंपली मुझे बता दो अवंती के राजा के साथ इसने प्रद्योत के साथ कौन सी ये अपनाई, कौन सी पॉलिसी? नंबर 2, फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर। ठीक है, उसके बाद जब बात आई अंग को हराने की, उसके ब्रह्मदत्त के कंटेक्स्ट में इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई? 3, कॉन्क्वेस्ट ऑफ वीक रूलर। ठीक है, हाँ चलो, कोई डाउट तो नहीं ना? यही ना 3। उसके बाद अब मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मैट्रिमोनियल अलायंसेस पर्सन क्यों करेगा बताओ? कि यार दुश्मनी काय को पाल ली, ठीक है, रूलर स्ट्रांग नहीं होता। मैट्रिमोनियल अलायंस जहां हो रही है वहां आपका सामने वाला जो रूलर है वो स्ट्रांग नहीं है, राइट? और नहीं, बात तो समझो, वो स्ट्रांग नहीं है। इक्वल हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब वीक अगर वो हो भी तो कभी कभार आपको ये लगता है नहीं यार क्यों ही हराना इसको यार, हाँ कुछ भी नहीं होगा मैन एंड मटेरियल बेस करने से,
वो इसलिए भी नहीं होगा कि उसकी बेटियां, उस राजा की बेटियां या उसकी बहन जो है वो बहुत सुंदर लग रही है। अब किसी के भाई को या किसी के बाप को अगर मैं रणभूमि के अंदर अगर हराऊंगा तो वो मुझसे शादी करने को मानेगी? एक लड़की कच्चा चबा जाए किसी भी इंसान को, तुम बोलकर तो देखो उसके बाप या उसके भाई को कुछ। ये बिंबिसार बहुत अच्छे से जानता था। ये मैं पता क्यों बता पा रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं, ये चाणक्य नीति में चाणक्य ने सब बातें लिखी थी, याद है ना? वो तो चाणक्य तो वैसे भी वो कहता था कि अगर आप बल से अगर शत्रु को नहीं हरा पा रहे तो छल से हरा दो, है ना? लेकिन वो फेयर छल होना चाहिए जिसमें आपकी ब्रेवरी भी साबित हो, है ना? दिमाग, एटलीस्ट दिमाग की पावर तो साबित हुई। तो बिंबिसार को पता था यार ऐसे तो देखो किसी बंदी को जीतना जिसको मैं प्यार करता हूं, उसके भाई या उसके पिताजी की कुर्बानी के तौर पर फिर उसके बाद मैं उसको हासिल करूं, तो वो चीज़ फीजिबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है। तो शादी का रिश्ता भेज देता था और इसे 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो थे वो इस्टेब्लिश करे। यानी कि कितने बार शादी करी? 3 बार। तो मैरिज रिलेशन विद द डिफरेंट प्रिंसली फैमिलीज, इट गेव इनॉर्मस डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज। क्यों? अब अगर दामाद जी को कुछ हुआ तो ये 3 ससुर मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना? क्यों? बेटी कुर्बान में प्यारा है, क्योंकि दामाद जी को अगर कुछ हुआ तो बेटी को उठा के ले जाएंगे। और अच्छा नहीं लगेगा कि भरी जवानी में बेटी विधवा हो गई, बिंबिसार अगर मारा गया तो ये भी एक रणनीति वाली चीज है। एंड इट पेव द वे फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द मगध वेस्टवर्ड एंड नॉर्थवर्ड। और 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे तो 3 बीवियां मिली। फर्स्ट वाइफ वॉज फ्रॉम कोचाल नेम महाकौशल, एंड शी वॉज सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत। दहेज में लेकर आई थी काशी की टेरिटरी। देखो भाई, मतलब दहेज भी देख लो। क्यों? दहेज में आपको मिल रहा है, लो ये स्टेट रख लो, ठीक है? जिससे बिंबिसार को फायदा होता था। 1 लाख सिक्के की कमाई हो जाती थी वहां से। दूसरी वाइफ लिच्छावी प्रिंसेस थी चिलाना, वैशाली से, जिसने जन्म दिया अजातशत्रु को। तो यानी कि अजातशत्रु की इन 3 मम्मियों में से असली मम्मी कौन? चिलान, वैशाली से, ठीक है? तीसरी बीवी जो थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ द चीफ ऑफ मद्रा क्लैन, पंजाब, नाम अननोन। ठीक है? तो इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ वॉरियर एंड एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी को फॉलो करते हुए काफी सही खेल खेला इसने। अब समझ गए क्यों टिका राष्ट्र 52 ईयर्स तक? ठीक है? फिर बात करते हैं अजातशत्रु की। बिंबिसार की कौन सी बीवी ने जन्म दिया था इसे? पंजाब वाली बीवी महाकौशला या फिर चिलाना। ठीक है? (492 to 460 BC). ही वॉज सन ऑफ बिंबिसार। यानी कि अभी तक कौन सा परिवार लेकर चल रहा आगे? हरियनक। और डायनेस्टी क्यों बोला जा रहा है इसे? क्यों बोला जा रहा है?
सेम फैमिली का कोई पर्सन आगे जाके सक्सेशन कर रहा है ना, और जनरली फॉलो होने को ये हो सकता है प्राइमोजेनिचर, याद है 10, मतलब ये जो आगे लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो सन ऑफ बिंबिसार काफी इम्पेशेंट था शुरू से मगध को रूल करने के लिए, और आया कैसे गद्दी पर? राज्याभिषेक करके नहीं, बिंबिसार को मार के। is believed to have killed his father and seized the throne. अब अगर सत्ता में बैठने के लिए अगर इतनी भूख है तो उसका मतलब, और जिसके चलते मतलब अपने बाप को टपका डाला, तो सगा तो किसी का भी नहीं होगा फिर पूरे जीवन में, राइट? है ना? तो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड द एग्रेसिव रूलर ऑफ द हरिनक डायनेस्टी। बाप की लेगेसी को फॉलो करा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, कोसाल को एनेक्स कर लिया, विच वॉज रूल्ड बाय प्रसेनजीत। यानी कि किसको धोखा दे दिया? अपनी दूसरी मम्मी को, महाकौशल, बहन थी ना प्रसेनजीत की। तो उसका कहना था, श्रेया, जब मैंने अपने बाप को नहीं छोड़ा सगे, तुम तो फिर भी सौतेली माँ हो। He used 2 innovative military weapons: war engine, which was used to throw stones like catapult, and chariot with mace for mass killing. ये मैं आपको दिखाता हूं। इसको बोला जाता था महाशिला कंटक। जैसे गुलेल होती है ना, कैटापल्ट को गुलेल कहते हैं, ऐसी जब आप बड़े बड़े जो तोप होती है ना, उसमें ऐसा कोई आप पट्टा फंसा दो और वहां छोड़ दो, फिर उसमें पत्थर बांध के जो दूर तक जाए। जैसे आपको पता होगा पद्मावत मूवी के अंदर आपने देखा होगा, ऐसे वॉर इंजन वो भी लेकर आता है अलाउद्दीन खिलजी, तभी तो वो पत्थर फेंकवाता है वो किले पर, चित्तौड़ के किले पर, है ना, जब उनका पूरा घर हिल रहा होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ ये महाशिला कंटक। सेम वही चीज जो अलाउद्दीन खिलजी लेकर आता है उस मूवी में दिखाया हुआ है। ये ऐसे यहां पर पत्थर रख के वो फेंकता है, याद आ गया? ये पता नहीं आएगी फोटो की नहीं आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो, ये पद्मावत मूवी के अंदर जैसा कि ये एक वॉर इंजन का वेपन आपको दिखाया हुआ है। अभी थोड़ा सा मेडिवल इंडिया तो थोड़ा सा एडवांस है यहाँ पर दिखाया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया था अजातशत्रु ने, काइंड ऑफ पुराने ज़माने के अंदर। देख रहे हो, पत्थर फैन की जैसे कैटापल्ट की तरह गुलेल बनकर ये फेंका गया। ठीक है, और इनका ये महल जो है ये हिल रहा है पूरा। दूसरा था चैरियट विद मेज फॉर मास किलिंग, रथमुसा। चैरियट विद मेज क्या होता है? सबसे पहले आप इसको समझिए। जब आपके रथ में कोई ऐसी चीज बंधी हो, जैसे एक पंखा चल रहा हो और उसकी तेज धारी हो,
रास्ते में जो आएगा ये काटते चलेगा उसे। मास किलिंग। रणभूमि में क्योंकि जो भी खड़ा होगा, जो उसके सामने आएगा, ये तेज तेज इसकी ये जो ब्लेड है, ये जो घूम रही होगी, मार देगी कि नहीं मार देगी। और ये हर जगह लगी है, पीछे, आगे, यहाँ पर, अगल बगल में कोई भी आया, ये जहाँ से भी गुजरा, किसी ना किसी की तो घुसेगी है। और इतनी पैनी है कि बीच में से ही काट देगी शरीर को। हाँ, रथ मुसाल। ये यहां पर शुरू हो गया था। और ये रथ मुसाल में आगे लगाया क्या गया? आयरन। ये देखो ऐसे, ये कोई अच्छी इमेज तो नहीं मिल रही इसकी। ये देखो रथ के आगे लगाया हुआ है, जो भी आएगा वो काटा जाएगा ऐसे। क्योंकि रणभूमि में देखो योद्धा लड़ रहे हैं, ठीक है। ये चैरियट के बगल में से अगर चढ़ने की कोई कोशिश करेगा शत्रु, ये यहाँ पर जो वॉरियर है वो है ही मारने के लिए, ऊपर चढ़ा हुआ है तो तलवार से काट देगा। आगे से घोड़ों का कुछ करा नहीं जा सकता, ये लगे हुए हैं, तुम इसको कैसे रोकोगे ब्लेड, इतनी तेज ब्लेड्स को। ये घूम रही होती थी, ठीक है। पीछे भी लगी हुई हैं, आपने देखा। ये पीछे भी लगी हुई हैं। तो देख रहे हो ये। और ये पता है क्यों? इसी क्वालिटीज जानो, इम्पेशेंट और एग्रेसिव। महाकौशल मम्मी ने कुछ बिगाड़ा था इसका? बचपन से प्यारी करती होगी, फिर भी नहीं छोड़ा ना अपने मम्मी को। और उनके अब कैसा मामा कहूँ मैं, सौतेला मामा है, जो भी कह लो। सौतेला तो नहीं, सौतेला टर्म इज यूज इन अ क्रूअल सेंस, लेकिन फिर भी मतलब दया तो नहीं करी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, एक पॉइंट था, 1 पॉइंट, ही एनेक्स कोसाल रूल्ड बाय प्रसेनजीत, ठीक है। वही मम्मी वाला पॉइंट इसकी, माँ कोसाल वाला। अजात शत्रु फर्स्ट केम इन टू कन्फ्लिक्ट विद हिज मैटरनल अंकल प्रसेनजीत। सगे मामा तो नहीं थे, लेकिन पिताजी के मतलब पिताजी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि अब दूसरी मम्मी थी इसकी, तो मामा ही कहता था, ठीक है। अब प्रसेनजीत क्यों खफा था इससे? किससे? अजातशत्रु से। महाकौशल ने अपने भाई को यह बताया था कि बचपन से जिसको मैं अपनी गोदी में खिलाया, अपने आंचल का सहारा दिया, अजातशत्रु ने हस्बैंड को ही टपका डाला मेरे। अब बात क्या है, एक भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता। भले ही जो बिंबिसार है वो तीनों का पति होगा, महाकौशल का, चिलाना का, और पंजाब की जो भी ये जो रानी थी वहाँ का, मद्राग्लन की। लेकिन जब महाकौशल ने प्रसेनजीत को ये वाली बात बताई और उसने अपनी बहन को जब विधवा होते हुए देखा, वो अजातशत्रु से बहुत चढ़ गया। और बात ये भी था ना कि कोई सगा खून तो था नहीं महाकौशल का। Who was agreed by the treatment meted out to बिंबिसार। इसने अजातशत्रु को ये बोला, मेरी टेरिटरी मुझे वापस करो। He asked अजातशत्रु टू रिटर्न द टेरिटरी ऑफ काशी। और मतलब जब इसने कब्जा भी कर लिया तब इसने बोला था कि मेरी टेरिटरी मुझे वापस करो। एक ऑब्वियस बात, एक बार तो समझाएंगे ना उसे, क्योंकि आप समझ लो एक तरीके से खानदानी भड़प तो चल ही रही है, लेकिन महाकौशल कैसे भी करके चिलाना को हर्ट तो नहीं करना चाहती ना। अब जब बिंबिसार नहीं रहे हैं तो बढ़ापे में यही तीनों रानियां तो एक दूसरे का सहारा है। बिगड़ैल बेटा किसका निकला? चिलाना का।
लेकिन भले इसका निकला, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि महाकौशल ने प्रसन्नजीत को बोल के चलाना का मर्डर करवा दिया हो। तो प्रसन्नजीत ने बोला मैं बात करता हूं बहना इससे, अजातशत्रु से। उसने अजातशत्रु को बोला कि तुम जो काशी की टेरिटरी है उसको वापस करो, जो कि तुम्हारी मम्मी दहेज में लेकर आई थी शादी के टाइम पर। याद है जब बिंबिसार ने शादी करी थी इससे, तो ये उसमें दहेज में काशी लेकर आई थी अपने साथ, काशी दिया था मतलब उसे। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारने के बाद बोला ये तो मेरा है, और कब्जा कर लिया। प्रसन्नजीत ने बोला मुझे वापस चाहिए, अब तो तुम्हारे पिताजी रहे नहीं। वो उनके दहेज की निशानी, ना कि तुम्हारे दहेज की। यानी कि देख रहे हो श्रेया, पूरी कहानी चल रही है प्रॉपर तरीके से, प्रेम रतन धन पायो। हम आपके कौन, हम साथ साथ हैं। He asked Ajatashatru to return the territory of Kashi, which was given to his mother in dowry. अजातशत्रु ने मना करा भी चलना, तू कौन सा सगा मामा लग रहा है मेरा। और बहुत तगड़ा युद्ध लड़ा गया, और उस युद्ध के अंदर मामा जी फाइनली हार जाते हैं, एंड प्रसन्नजीत एग्री टू लीव द काशी विद मगध। उसके बाद सिमिलरली ही फॉट विद हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि नाना जी। अब इनमें से वैशाली से कौन सी रानी थी, इसकी असली मम्मी चेलाना है ना। चेलाना के पापा से लड़ता है अपने सगे नाना जी से, चेतक द चीफ ऑफ वैशाली। मम्मी कहां से थी असली, वैशाली से। और कब नाना और इसके बीच में युद्ध कब तक चलता है, 16 साल तक। नाना की हड्डियां तोड़ी पहले श्रेया, फिर नाना को रेस्ट करने का मौका दिया, फिर से लड़ना नाना जी। ऐसे करते करते 16 साल तक नाना से युद्ध लड़ता रहता है, ठीक है। मम्मी रोती होगी कि तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो। तो नाना के पैर में मान लो पीओपी बंद रखा है, ठीक है, हड्डियां टूटी हुई हैं अभी, तब तक शांत। नाना भी मानने को तैयार नहीं। तो आफ्टर 16 years ऑफ वॉर अजातशत्रु सक्सीडेड इन ब्रेकिंग द माइट ऑफ वैशाली। कमर तोड़ दी, घमंड तोड़ दिया वैशाली का। तो सिर्फ अपने इस एग्रेसिव रवैये की वजह से, इम्पेशेंट रवैये की वजह से सिर्फ काशी नहीं मिला, बट मगध के अंदर वैशाली को भी इसने ऐड कर लिया। वैशाली किससे जीता, नाना जी से। काशी किससे, अपनी दूसरी मम्मी के भाई से, यानी कि मामा जी से। इंटरेस्टिंग इसकी कहानी। उसके बाद ही बिगेन फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगृह टू मीट द डेंजर ऑफ इन्वेजन पोज्ड बाय द रूलर ऑफ अवंती। जिसने पहले भी जो कौशंबी के जो वत्स हैं उनको हरा दिया था, तो इससे उसको खतरा था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी के कार्यकाल के टाइम पर हुआ था, अजातशत्रु के टाइम पर। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अजातशत्रु भी कंटेम्पररी था बुद्ध का, और बिंबिसार तो था ही। कहां गया वो वाला पॉइंट, ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ बुद्ध एंड महावीरा। तो मैं अजातशत्रु के कंटेक्स्ट में भी लिख सकता हूं ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ बोथ बुद्ध एंड महावीरा। लिख लो ये वाला।
बुद्ध एंड महावीर, ठीक है। और इसने सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज करवाई थी। और बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज क्यों हुई थी, इसमें जरा बताओ चिराग को। नहीं, क्यों हुई थी? बुद्धा, नहीं स्प्रेड तो बाद में होगा, बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल करने के लिए, ताकि वो लॉस ना हो जाए। तो सारे बुद्धिस्ट मंक्स वगैरह मिले थे आपस में, तो इसमें क्या बुद्धा का जो फेवरेट स्टूडेंट था, डिसाइपल था, वो भी गया था। क्या नाम था उसका? आनंद के ही सुझाव से बुद्धा जो है वो औरतों को वो बोलते हैं कि हाँ, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, राइट है, ये याद है, राइट। बुद्धा को कोई दिक्कत नहीं थी श्रेया कि मतलब वो औरतों को एंट्री देंगे कि नहीं देंगे, मतलब कोई डाउट नहीं था उनको, लेकिन कभी ऐसी कोई मतलब सुझाव आया ही नहीं था उनके पास। आनंद ने बोला सर जी देखो, अब तो पूरी जिंदगी यहीं रहना है, मन नहीं लगता अकेले, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ सबके साथ मिलके, तो हम क्यों ना औरतों को भी इनवाइट करें यहाँ पे। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद उदय भद्र, उदयन, सेम परिवार का, हाँ के ना, हरियाणा डायनेस्टी, बिल्कुल। तो ही फाउंडेड द न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना, विच वॉज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। अच्छा, और इसका कार्यकाल जरा देख लो अगर आप। बिम्बिसार 544 टू 492 BC, अजातशत्रु 492 टू 460, ये 460 टू 444, ओके। नई कैपिटल इसने रखी पाटलिपुत्र पे। पाटलिपुत्र की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से इसने नई कैपिटल अपने यहां बनाई, विच वॉज एट द सेंटर ऑफ मगधन किंगडम, और एक्सटेंड होता था फ्रॉम हिमालयस इन द नॉर्थ टू छोटा नागपुर हिल्स इन द साउथ। और जो अवंती का राजा था पलाख उस टाइम पर, उसकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की वजह से ऐसा माना जाता है कि इसका मर्डर हो गया था उदयभद्र का, उदयन। यानी कि अब खानदान में कोई बचा नहीं अच्छा ब्रेव रूलर, है ना। तो ये परिवार की कहानी खत्म, है ना। परिवार की कहानी कहां से कहां तक चली? बिम्बिसार के दादाजी बिम्बिसार का मर्डर अजातशत्रु के हाथों, और फिर उदयभद्र, क्या उदयभद्र इसी का अजातशत्रु का बेटा था। और उसके बाद कोई बचा नहीं ब्रेव, मतलब कोई अच्छा एबल कोई रूलर होगा नहीं। वैसे तो इतिहास बहुत सारे होते हैं मतलब इसके, लेकिन राइटर यहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हाँ जितना है उतना ही जानो। और सबके बारे में एक और बात होती है, ज़रूरी नहीं कि राइटर यहाँ पर आपको मतलब बचा रहा है अपने कंटेंट को, अवेलेबल भी नहीं होता हिस्टोरिकल अकाउंट, या जो डिस्प्यूटेड अकाउंट है ना वो नहीं लिखे जाते हैं। अब जैसे अशोका के बारे में एक थ्योरी है क्या कि उसने अपने 99 भाइयों को मारा था, राइट। लेकिन ऐसे कोई वेरीफाई थोड़ी ना कर सकता कि भाई इतनी बीवियां थी कि नहीं थी उसके पापा की, बिंदुसार की। वो खुद जैनिज्म के अंदर इन्वॉल्व थे, क्यों इसमें कहाँ मिला वो इतना टाइम 100 बच्चे करने का?
और जैनिज्म की तो कोर फिलोसफी यही होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सेक्सुअल एब्सेंस को प्रैक्टिस करो। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? कहाँ चला गया था? जंगलों में भद्रबाहु लेने आया था। कहां जाकर? याद है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटका। ठीक है, ये 6th क्लास। ठीक है, चिराग को गिल्ट होता है यार, ये क्यों नहीं पता मुझे। ठीक है, नहीं कोई टेंशन नहीं यार, याद हो जाएगा सबको, कोई टेंशन नहीं। तो चलो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मगधन महाजनपद से हम लोगों ने एक परिवार की कहानी ख़त्म करी, हरिण्यक डायनेस्टी, जिसकी नींव रखी थी बिंबिसार के दादाजी ने। बिंबिसार ही वॉज वेरी एबल रूलर। अजातशत्रु और अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों के दोनों बाप बेटा थे, लेकिन उसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीरा के, राइट। एंड उसके बाद आता है उदयन, ठीक है, उदयभद्र। फिर इसका मर्डर हो जाता है, जो पलाक होता है अवंती का राजा, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद आएगा जो परिवार आएगा वो आएगा शिशुनाग। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आगे की कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।